खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम खास मुलाकात में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ शुबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियतों को इस प्रोग्राम के ज़रिए आपसे मिलाते हैं, आपसे मुतारुफ़ कराते हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके अज़ाइम बुलंद हैं, हौसले बड़े मुसम्मम हैं और उनका ये कहना है कि तूफ़ान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, दुनिया समझ रही थी कश्ती भंवर में है। ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है। मेरी मुराद डॉक्टर कफ़ील खान से है। डॉक्टर कफ़ील खान गोरखपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। कहते हैं कि नेकियों का फल मिलता है और डॉक्टर कफ़ील खान ने गोरखपुर के दवाखाने का जो सानहा है आज भी लोगों के जहनों में है और उसी सानहे को जोड़कर डॉक्टर कफ़ील खान को खूब उछाला गया और इतना उछाला गया कि तू जितना बदनाम, मैं जितना बदनाम हुआ हूं तू उतना मशहूर नहीं है वाली बात हो गई। लेकिन दुआएं काम कर गई और मोहब्बतें इनके हिस्से में आई। अगरचे के हुकूमत का इताब इनके हिस्से में आया, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने इन्हें लोगों से दुआओं और मोहब्बतों से लोगों के दिलों को भर दिया है। आइए बात करते हैं डॉक्टर कफ़ील खान से, आपको मुतारिफ कराते हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? कैसे चल रहा है? कैसा लगातार उत्तर प्रदेश इस वक्त इंतखाबी गहमा गहमी है। गोरखपुर जहाँ से आप होते हैं वहाँ से योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी इसी हल्के से लड़ रहे हैं, तो योगी और डॉक्टर कफ़ील का काफ़ी गहरा ताल्लुक़ लगता है। देखिए, मैं पहले तो आपने कई क्वेश्चन एक साथ पूछ दिए। खैरियत के माने तो मैंने अब ज़िंदगी में ये जान लिया कि अल्लाह जैसे भी खैरियत रखे वही खैरियत है। लोगों का, आपने एकदम सही बात कही कि लोगों का प्यार और मोहब्बत जो है मुझे इतना मिला है कि मुझे लगता है कि यही मेरी कमाई है। हैदराबाद की सरज़मी पे, एक मुक़द्दस ज़मीं पे जब भी मैंने जैसे ही कदम रखा, द पेन एंड सफरिंग, जो दर्द और जो बेसकूनियत थी वो गायब हो गई और एक सुकून सा माहौल है। आप मेरे चेहरे की मुस्कुराहट से समझ सकते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सुबह से जब से हम लोगों ने मतलब आप समझ लीजिए कि एक हुजूम सा आ रहा है, लोग गले लगा रहे हैं, लोग अपने घर बुला रहे हैं, लोग इतना प्यार दे रहे हैं। रही बात गोरखपुर की, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे और योगी जी आदित्यनाथ जी महाराज में कुछ पर्सनल इम्यूनिटी है। ये सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा है। योगी जी सिर्फ लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो सिर्फ पंचर वाले या चूड़ी वालों को परेशान नहीं कर सकते, वो एक पढ़े लिखे टाई पहने इंग्लिश बोलने वाले डॉक्टर को भी परेशान कर सकते हैं। इट इज़ लाइक क्रिएटिंग अ सूडो यूफोरिया इन अमंग हिज फॉलोअर्स। एक तरह का लोगों को जिनको वादा किया है कि 15 करोड़ की नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो अब 5 सालों में कुछ किया नहीं। अल्टीमेटली फिर से अली बजरंग वली शमशान कब्रिस्तान और अब्बा जान और जिन्ना की बात आ गई। तो मुझे लगता है कि उनको खुश करने के लिए वो ये करते हैं और एक माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी में एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि चुप रहो, नहीं तो इस तरह से आपको बर्बाद कर दिया जाएगा। डॉक्टर कफ़ील, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इलेक्शन का मौसम है, आपकी अपनी तकालीफ, आपने जेल की सहुबतें बर्दाश्त की, घर का सारा माहौल आपका ख़राब हुआ, आप घर से दूर रहे, अपने बीवी बच्चों से दूर रहे, घर तबाह हुआ, आपका कारोबार यानी आपका जो अपना क्लिनिक था, आपका जो अपना रोज़गार था वो भी आपसे छिन गया। लेकिन अब जब इलेक्शन का मौसम आ गया है तो क्या डॉक्टर कफ़ील के अंदर कोई सियासी इंतकाम पैदा हो रहा है कि कुछ किया जाए और सियासी मैदान में आया जाए? नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं अपनी इस बुक को लेके आपके हैदराबाद में लॉन्च करने नहीं आता। इस वक्त यूपी के इलेक्शन में मैं बिज़ी होता। जो है पिछले 45 दिनों से मैं, हाँ, हालांकि गोरखपुर और लखनऊ में भी हमने लॉन्च किया तो गए थे। तो ये 8वां राज्य है जहाँ पे इसको लॉन्च कर रहे हैं। देखिए, पॉलिटिक्स के बारे में मेरा अपना मानना है कि जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर ज्वाइन करूँगा, पर मुझे अभी लगता है कि मैं डॉक्टर हूँ और जब मैं किसी बच्चे को इलाज करता हूँ तो मुझे एक दिली सुकून मिलता है। अगर वो बच्चा ठीक हो जाता है उसका इलाज करने पे, उस दिन मुझे खुशी मिलती है। जिस दिन मेडिकल कैंप में मैं अगर 300-400 मरीज़ें देख लेता हूँ और उनको सलाह दे देता हूँ, अच्छी नींद आती है।
तो डॉक्टर हूँ, डॉक्टर ही रहने दीजिए। लेकिन खबरें तो आ रही हैं कि डॉक्टर कफील ने गोरखपुर से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। काफ़ी कुछ बताया जा रहा है कि डॉक्टर कफील ने पूरे इरादे से कह दिया है कि वो वहाँ से जीत भी सकते हैं। जी हाँ, मुझे लगता है कि अगर मैं गोरखपुर से लड़ूंगा, मेरी पैदाइश वहाँ हुई है, और गोरखपुर के लोग जो हैं वो भूले नहीं हैं। मैं हमेशा उसे मैन मेड मैसेकर कहता हूँ, और पिछले 30 साल से वो बंदा वहाँ पे एमपी रहा है, कुछ नहीं किया है गोरखपुर के लिए। और आप देखिए 5 साल में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी पूरे उत्तर प्रदेश को जो है बर्बाद करके रख दिया है। हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई में इंसान में सिर्फ लड़ाने का काम किया है, नफ़रत फैलाने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे मौका दिया जाएगा, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर ऑफ़र करती है, हालांकि ऑफ़र है और बात चल रही है, अगर कुछ फाइनलाइज होगा तो मैं ज़रूर जो है गोरखपुर से चुनाव योगी के खिलाफ लड़ना चाहूँगा। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी से आपकी बात हुई। अब मेरी सबसे बात होती रहती है, मैं अखिलेश जी से भी मिलता हूँ, प्रियंका गांधी जी से भी मिलता हूँ, और मैं तो हर उस किसी पॉलिटिकल पार्टी के सब नेताओं से मिलना चाहता हूँ जो इन नफरती जो लोग हैं उनसे इस देश को बचाने में मदद कर सकें। तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से आपको मुझे जोड़ना चाहिए। और अभी मैं केरल गया था तो मैं कांग्रेस के भी एमपी से मिला, और मैं कम्युनिस्ट पार्टी के मतलब हेल्थ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी मिला। तो मैं सबसे मिलता हूँ, और मेरी ये ख्वाहिश है कि जो जिस तरह से लोगों में, ख़ासकर यंगस्टर में जो इतनी नफ़रत फैलाई जा रही है कि सिर्फ एक कम्युनिटी की नहीं है, हमारी ही कम्युनिटी के बहुत से नौजवान जो 16 साल, 18 साल, 20 साल के लड़के हैं, वो भी उन्हीं के लैंग्वेज में बात करने लगे हैं, मार दो, बदला ले लो। तो ये बहुत गलत है, बहुत ख़तरनाक है हमारे देश के लिए, जिसको मैं इंटॉक्सिकेशन कहता हूँ। और उससे बचने के लिए मुझे लगता है कि जो भी अगर साथ देगा मैं उसका साथ दूंगा। मिशन स्माइल फाउंडेशन के हवाले से डॉक्टर कफील की छवि अब एक डॉक्टर की नहीं बल्कि एक जहदकार की भी हो गई है, जो बच्चों के लिए लड़ते हैं, बच्चों की खिदमत के लिए करते हैं, बूढ़े लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए, हर किसी की मेहनत, हर किसी के लिए समाजी काम कर रहे हैं डॉक्टर कफील। लेकिन ऐसी सूरत में क्या डॉक्टर कफील को नहीं लगता कि वो सियासी मैदान में आए, या फिर किसी सियासी पार्टी ने डॉक्टर कफील से कोई राब्ता पैदा नहीं किया, किसी ने कोई पेशकश नहीं किया? देखिए, तो पहला जो क्वेश्चन आपने किया है, बता दूं कि जब कोरोना वेव की सेकेंड वेव आई थी अप्रैल में 2021 में, जब बड़े बड़े शहर मेट्रोज, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, लखनऊ, कानपुर में जो है ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, उस वक्त हम लोगों ने डॉक्टर्स ऑन रोड चलाया था। और आपको अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने करीब 100 दिन कार में गुजारे, और जब से जेल से निकला हूँ 250 कैंप कर चुका हूँ। 1 लाख बच्चों का इलाज हम लोगों ने किया है, और अपने पैसे से नहीं किया है, आपके पैसे से किया है। तो मुझे लगता है कि मेरा वो जो काम है वो मैं करता रहूँगा। बाकी जो सियासी पार्टी की बात कर रहे हैं, कुछ सियासी पार्टीज़ जो हैं वो सॉफ्ट हिंदुत्व के पर्दे के पीछे छिपने की कोशिश करती हैं। मेरा अब अपना सोचना है कि मैं जो बोलता हूँ और जो मैं अपनी कौम के लिए, मैं अपने हिंदुस्तान के लिए जो करना चाहता हूँ, अगर उसमें कोई दखल नहीं दे तो मैं कोई भी पार्टी ज्वाइन करने के राजी हूँ। लेकिन डॉक्टर कफील से ये पूछना ज़रूरी है कि क्या अब इस उत्तर प्रदेश की इंतकामी गहमा गहमी में क्या किसी पार्टी ने, जैसा आपने बताया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अखिलेश जी से आपकी बातचीत हुई है, तो बातचीत कहाँ तक के सीमित है? नहीं, मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका जी का भी नाम लिया है जी, लेकिन किसी ने तो आपसे बात की होगी। हाँ, सबने बात की है। मैंने तो यहाँ तक कहा है कि चंद्रशेखर जो इस वक्त जो गोरखपुर से लड़ रहे हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और जिस वक्त मैं जेल में गया था उनको उसी वक्त योगी सरकार ने उनको भी NSA लगा के जेल भेजा था। और जब मैं मथुरा जेल में था तो मेरी वाइफ को उन्होंने दिल्ली बुला के जंतर मंतर पे 5 किलोमीटर पैदल चल के एक प्रोटेस्ट किया था। तो उनका एहसान है मेरे ऊपर। और मैं हमेशा से एक बात मानता हूँ कि देखिए, जो यूपी में बीजेपी को अगर हटाना है तो सबको साथ आके लड़ना होगा। तो चंद्रशेखर आज़ाद गोरखपुर में डॉक्टर कफील की पसंद है, डॉक्टर कफील की कैंडिडेट बन सकते हैं, डॉक्टर कफील के मनपसंद कैंडिडेट बन सकते हैं।
नहीं, अगर मुझे लगेगा कि कोई और भी योगी को हटा सकता है तो मैं चंद्रशेखर से बात करूंगा कि उसको सपोर्ट करें। मैं हर उस बंदे को, मैंने आपसे कहा है कि 403 विधानसभा है हमारे यहाँ यूपी में, तो उन 403 पे एक स्ट्रेटजी बना के किस तरह से जो है जो भी कोई कैंडिडेट हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपके इलाके में हॉस्पिटल, स्कूल और आपको सड़कें, आपको रोज़गार दिलवाने का आपको लगे कि वो टैलेंटेड है, तो उसका सपोर्ट कीजिएगा, पार्टीज़ का नहीं। और जो कोई भी बीजेपी को वोट हराए उसको सपोर्ट कीजिएगा। नो वोट टू बीजेपी एक कैंपेन चलाया जाएगा, और जो ये कैंपेन जो है किसी पार्टी के फेवर में नहीं रहेगा, हाँ बीजेपी के खिलाफत में रहेगा। डॉक्टर कफील, हैदराबाद आप आए हैं तो क्या, किस ज़िमन में आप हैदराबाद आए थे? मैं चाहूँगा आप हमारे नाजरीन को इस ताल्लुक से, आपकी जो किताब है वो किस सिलसिले में आपने लिखी है? हाँ, ये द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजिडी, ये ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी के बयां करती है, बल्कि उन 80 माँओं के दर्द को भी दिखाने की कोशिश की है, जिन्होंने अपने बच्चों को अपने सामने तड़पते, बिलखते, सांस तोड़ते देखा, सिर्फ इसलिए कि जो सरकार चला रहे थे उन्होंने 68 लाख रुपीस नहीं दिए थे। ये कहानी उस जुडिशरी की भी है जो तारीख पे तारीख देती रहती है। ये कहानी उस सरकार के बेहिस बेदिल नेताओं की है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की है, कि अपने आप को बचाने के लिए कैसे उन्होंने बलि का बकरा खोजा। ये कहानी उस मीडिया की है जो दिल्ली और मुंबई में बैठे बैठे अपने मीडिया हाउसेस में एक दिन तो वो मुझे फरिश्ता और मसीहा और सेवियर बनाते हैं, दूसरे दिन 70 बच्चों का कातिल बना देते हैं। इस कहानी में मैंने जेल के लिए बहुत कैसे जेल में ज़िंदगी कटती है उसको बताने की कोशिश की है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस बुक के ज़रिए मैंने जो हमारा हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से टूटा हुआ है उसको बताने की कोशिश की है। आपको बस दिखा दूं, ये जो टैंक है ये 150 फीट लंबा टैंक है, जिसमें 1.5 लाख लीटर्स ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन आ सकती है। इसको मीडिया ने दिखाया, बड़े मीडिया, एक आपकी अदालत चलाते हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि मैं इसे चुरा के अपने प्राइवेट क्लिनिक ले जाता था। एक टाइम्स नाउ में एक, अब वो अपना अलग चैनल चलाते हैं आर करके, उन्होंने कहा कि वो वाइस प्रिंसिपल ऑफ बीआरडी मेडिकल कॉलेज हो, तो मैंने एक RTI डाला था और उसमें बताया गया कि वाइस प्रिंसिपल की कोई पोस्ट ही नहीं होती है। मैंने 8 अगस्त 2016 को बीआरडी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था, सबसे जूनियर डॉक्टर था, पर मीडिया ने मुझे वाइस प्रिंसिपल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और सुपरिटेंडेंट तक बना दिया। तो मैंने एक कहानी में, आप, मुझे पता है कि मेरी कहानी सबको तो टुकड़े टुकड़ों में बहुत कुछ पता है, पर उन 80 माह की कहानी नहीं पता है, और उस 54 घंटे में क्या हुआ था वो नहीं पता है। मैंने 6 चैप्टर सिर्फ उन 54 आवर्स के बारे में बात की है। जी डॉक्टर कफील, चूँकि अब आपकी जो ज़िंदगी है वो एक बढ़ाव ले रही है, आप उन हालात से निकले हैं, जेल का सफ़र आपने गुजारा, जेल के बाद का सफ़र आपने गुजारा, अदालत के चक्करों का सफ़र आपने गुजारा, अब कौन से सफ़र पे डॉक्टर कफील निकल रहे हैं? हाँ, ये देखिए, हेल्थ फॉर ऑल मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने जनवरी 2019 में हैदराबाद से ही लॉन्च किया था। ये 55 हेल्थ एक्टिविस्ट के साथ मिलकर हमने राइट टू हेल्थ केयर की डिमांड की है, और आज तक मैं 13 चीफ मिनिस्टर के साथ मिल चुका हूँ। एक्स हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन को दिया है। हमारी ये मांग है कि किसी भी जो इंडियन सिटीज़न है उसके घर के आसपास 3 to 5 किलोमीटर की दूरी पे एटलीस्ट इमरजेंसी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, irrespective of their caste, region, religion, socio-economic status, disability and gender bias के मिले। इसके अलावा हम मिशन इस्माइल हॉस्पिटल की प्रोजेक्ट लेके आए हैं। अगर चूँकि नौकरी से निकल चुका हूँ तो मैं फ्री हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ एक चैरिटेबल हॉस्पिटल, खासकर जो यूपी बिहार के बॉर्डर में जहाँ पे बहुत से बच्चों की मौत होती है वहाँ पे स्टार्ट किया जाए। तो ये कोशिश मेरी है, इंशाल्लाह हम लोग जल्दी से स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर कफील, आप ने इससे पहले बाकी जो मेरी आपकी जो आपने लीगल बैटल की वो कंटिन्यू है। आपको बता दूं कि 8 लोग जेल गए थे, 7 लोगों को नौकरियां वापस मिल गई, प्रिंसिपल साहब प्रिंसिपल बन गए, जो HOD थे HOD बन गए। लेकिन मुझे हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद भी
और जो है 8 डिफरेंट इंक्वायरी कमेटी के क्लीन चिट निकलने के बावजूद भी चुनाव के जस्ट 1 महीने पहले मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। तो उसके खिलाफ भी मैंने केस कर दिया है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मेरी नौकरी मुझे वापस मिलेगी। डॉक्टर कफील, आपने जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी का जद्दोजहद का दौर देखा है, फिर उसके बाद मुख्तलिफ मराहिल में आप आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अब किस तरीके से आपकी ज़िंदगी को एक नए टर्न की तरफ ले जाना चाहिए, किस तरीके से आपके लाइफ को आप आगे ले जाना चाहेंगे? चूँकि हॉस्पिटल से आप निकाले गए हैं, हुकूमत के इताब का शिकार हैं, खानगी प्रैक्टिस भी आप करने से रहे, तो ऐसे हालात में आप क्या करने वाले हैं? ज़िंदगी ने जो है 2017 से पहले जो है एक ऐसा डॉक्टर था जो हॉस्पिटल जाता था, घर आता था, अपनी अम्मी जान, वाइफ, बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारता था। 5 सालों के योगी जी के जो रजीम में 500 दिन जेल रखा। मेरे भाई को गोली वहाँ मारी गई जहाँ चीफ मिनिस्टर योगी जी खुद मौजूद थे। मेरी अम्मी जान को जब लॉकडाउन इंडिया में लगा था तो अलीगढ़ कोर्ट के से लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर लगाने पड़े। मेरी वाइफ जो है उसको अपनी प्रैक्टिस छोड़ के अपने ही देश में हम लोग रेफ्यूजी हो गए। मेरे ही बच्चों को मुझसे दूर कर दिया। ये सारे दर्द तो झेल ले हैं, सिर्फ इसलिए कि लोगों का प्यार मिला है। और मेरा अपना ये मानना है कि जब आपको बता दूं, जब मैं जेल में रहता था तो बहुत बार अल्लाह से शिकायत करता था कि या अल्लाह, मैं तो बच्चों को बचाने गया था, फिर क्यों इतना दर्द, क्यों इतना जुल्म? तो जवाब नहीं मिलता था। लेकिन जब जेल से बाहर आया तो करीब 1000 लोग बाहर खड़े थे जो मुझे वेलकम कर रहे थे। आज इंडिया के किसी की भी कोने में जाता हूँ तो लोग जो हैं गले लगा लेते हैं। तो ये जो ज़ील है, इंथुजियाज़म है, लोगों के सपोर्ट से मिलता है। मथुरा जेल जो इस बार का CA NRC के कांड हुआ, और मुझे जो है, जब मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो स्पीच दी थी, जिसको योगी जी ने भड़काऊ भाषण बना के मुझे जेल भेजा, तो मुंबई से अलीगढ़ ले जाने में मुझे 3 दिन लगा दिए। तुम्हारे सारे खून में है, तुम साले, तुम लोग पाकिस्तान चले जाओ, तुम डॉक्टर होके क्यों CA NRC का विरोध कर रहे हो? नंगा कर दिया जाता था, एक आदमी पैर पकड़ लेता था, एक आदमी हाथ पकड़ लेता था, और स्टिक से और बेल्ट से जब तक मारते थे मुझे याद नहीं है कब तक मारते थे। मैं बेहोश हो जाता था। जब आँख खुलती थी तो किसी जीप में पाता था अपने आप को, या फिर किसी और बिल्डिंग में पाता था। बिना वर्दी के रहते थे और आई थिंक दे वर ड्रंक। उनकी आंखों में आप नफरत देख सकते थे। इतना मारा था कि ये पूरी पीठ, ये बैक और सब की चमड़ियाँ उछल गई थी कि मैं कई दिनों तक करवट बदल नहीं सकता था, पेट के बल सोता था, पर तब भी नहीं टूटा था। पर भूख ने सही मायने में तोड़ दिया था। 3 दिन तक जब पानी और खाना नहीं दिया, तो मुझे याद है कि जब मैं मथुरा जेल पहुंचा था तो जैसे ही जेलर को देखा तो मुझे लगा था कि जो है जेल की ज़िंदगी के बारे में मैंने इसमें लिखा भी है, तो भूल गया था NRC, CA, सब कुछ, एक्टिविस्ट, डॉक्टर, और पैर पकड़ के रोया था मैं जेलर साहब के कि 2 रोटी दे दो, कुछ गिलास पानी दे दो। और उस वक्त जो है गिड़गिड़ाया था, भीख मांगी थी। पर उन्होंने एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अगर आपको पता होगा जेल का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है, उसमें रख दिया और रख के भूल गए। मैं जेल की सलाखों को पकड़ के मैं चिल्लाता था, कोई रोटी दे दे, कोई रोटी दे दे। मुझे याद है इस्तिंजा करता था तो बूंद बूंद जो है यूरिन गिरता था, इतना पेन होता था कि यूरेटिक स्टोन हो गया हो। मैं अपने पेट को पकड़ के ज़मीन में लोट जाता था, इतना दर्द होता था। चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाता था और उठता था तो देखता था अंधेरा है। मैं अपनी शर्ट को चबा गया था। मैं जेल की सलाखों के बाहर जो घास उगती थी उसको उठा के तोड़ के खाता था। मुझे हवा में जो है चिकन, मटन,
पेस्ट्री केक दिखाई देते थे और मैं सही में उनको पकड़ने के लिए दौड़ता था। तो वो जो दिन थे बहुत बुरे गुजरे, पर फिर भी बच गया जिंदा। मैं डॉक्टर हूं, मुझे पता है कि अगर 5 दिन किसी को जो है पानी ना दो तो किडनी फेलियर हो सकती है, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, लेकिन फिर भी बच गया। पर फिर भी नहीं टूटा। आपको पता होगा कि मेरी अम्मी जान जो है ना, वो कभी रोई नहीं। जब अब्बू जान का इंतकाल हुआ था तब भी नहीं रोई थी, जब भाई को गोली मरी थी तब भी नहीं रोई थी। लेकिन इस बार जब मथुरा जेल से निकला था तो मैंने उनको रोते हुए भी देखा। आधे घंटे तक वो यही कहती रही कि आ मेरे बेटे गले से लग जा, मेरे बेटे कलेजे में समा जा। मैं किताब मैंने 17 दिसंबर को दिल्ली में लॉन्च की है और 20 दिसंबर को पुलिस पहुंच जाती है, फिर 28 दिसंबर को पहुंचती है। और अभी मैं जब केरल में था तो पूरी जीप के साथ पूरी पुलिस पहुंचती है और अम्मी जान के साथ जो है बदतमीजी से बात की जाती है। मैं अपनी अम्मी जान का गुनाहगार हूँ, मैं अपनी वाइफ का गुनाहगार हूँ, मैं अपने बच्चों का गुनाहगार हूँ, मैं अपने भाई बहनों का गुनाहगार हूँ। पर बस इतना सोचता हूँ कि शायद जो है अल्लाह की कुछ मसलहत होगी तभी ये आजमाइश ले रहा है। शायद किसी ना किसी को तो बोलना होगा, हर कोई चुप नहीं रह सकता है। किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी होगी, किसी ना किसी को तो मरना होगा। तो अगर अल्लाह ने मुझे कुर्बानी के लिए चुना है तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। डॉक्टर कफील, एक दर्द भरे लम्हात, फिर वो कर्ब, जेल से लेकर जेल की बाहर की ज़िंदगी तक, उसके बाद जब डॉक्टर कफील बाहर आते हैं तो अवाम का एक बड़ा तबका डॉक्टर कफील का खैर मकदम करता है, डॉक्टर कफील को गले लगाता है, डॉक्टर कफील को दुआओं से नवाजता है। तब कैसा महसूस करते हैं डॉक्टर कफील? मुझे पता है, मुझे ये सारी चीज़ें शायद आदमी बर्दाश्त कर लेता है। 5 साल में जो है 500 दिन जेल भी भूल गया शायद धीरे धीरे, पर मुझे अपने ही बच्चों से दूर कर दिया। जब मैं MD पीडियाट्रिक्स मैंने मणिपाल कर्नाटका से ही की है, और जब मैं पढ़ता था तो मेरे टीचर कहा करते थे कि जब माइलस्टोन यू विल लर्न व्हेन यू विल बिकम अ फादर। जब 11 महीने की बच्ची थी तब ले गए थे, जब वापस आए तो 2 साल की थी, चलती थी, दौड़ती थी, बात करती थी, लेकिन अपने अब्बू जान को पहचानती नहीं थी। 8 महीने का बच्चा था तब रासुका लगा दिया, NSA टेररिस्ट बना दिया। वापस आया तो 1.5 साल का हो चुका था। कई महीने तक बड़े वाले भाई हैं उनके पास जाके सोता था। वो कहता था मुझे मतलब पहचानता नहीं था। तो अगर आप मुझे पूछोगे कि 5 साल में योगी जी ने जो सबसे ज़्यादा दर्द दिया है तो यही दिया है कि मुझे जो है मुझे अपने ही बच्चों से दूर कर दिया। पर आपकी बात से मैं एकदम अग्री हूँ कि लोगों का इतना प्यार मिला है, इतना ज़्यादा मोहब्बत मिली है कि आज जो है और मैं एक बात और आपको बता दूं कि मैं कभी कभी अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं। आज जब हम आपस में बैठे हुए हैं तो आज उमर खालिद को 500वां दिन हो गया जेल में। कितने लोग हैं जिनको 10-10 साल 20-20 साल जेल में रहना पड़ा और उसकी स्टोरी आप जानते भी नहीं हो। कितने लोगों को गोलियां मार दी गई। अभी मुजफ्फरनगर में जब CNRC के वक्त यूपी में 18 बच्चों को पुलिस ने यहाँ पे गोली मारी। तो मुझे लगता है कि अल्लाह की मेरे पर रहमत है और जो है मैं लकी हूँ कि मेरी कहानी आप तक पहुँचती है, लोगों का इतना प्यार मिलता है। वरना बहुत से लोग हैं जो मार दिए गए, जेलों में सड़ रहे हैं और उनको कोई जानता भी नहीं है। डॉक्टर कफील, गोरखपुर आपका आबाई वतन है, गोरखपुर से आपको काफ़ी मोहब्बत है, लेकिन जहाँ मोहब्बत है वहीं नफ़रत का भी सामान वहाँ पर रखा हुआ है। डॉक्टर कफील ऐसी जगह पर है कि क्या बताऊं किस जहान में हूं, झूठ और सच के दरमियान में हूं। इस वाले मामले में डॉक्टर कफील उलझे हुए हैं। तो क्या गोरखपुर आपके साथ पूरी ज़िंदगी में लगा रहेगा या फिर आप गोरखपुर छोड़ेंगे ऐसे हालात की वजह से?
घायल यहाँ हर एक परिंदा है, जो उड़ सका वही जिंदा है। मेरा देखिए, मैं वहाँ, मेरी पैदाइश है और मुझे लगता है कि योगी जी को से अगर ये जो स्ट्रगल है करना है तो गोरखपुर नहीं छोड़ सकता, अगर उनको वहीं हराना है तो। बहुत से ऑफ़र आए कि आप यूएस चले आइए, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, आप कनाडा चले आइए, एसाइलम ले लीजिए, आप यूके चले आइए, आप केरल में आके भर जाइए, आप हैदराबाद में आके यहाँ पे काम करना स्टार्ट कीजिए। पर मैं सबसे यही कहता हूँ कि देखिए, सब लोग भाग जाएंगे तो कौन जो है लोगों की आवाज़ उठाएगा। इस वजह से गोरखपुर रहना ज़रूरी है, क्योंकि ना सिर्फ वो मेरी मतलब एक मोहब्बत है, बल्कि वो मेरी एक चाहत है, क्योंकि आपको एक आइडियल बनना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि देखिए, अगर आप सही हो, सच हो और आपने कोई गलती नहीं की है, आपका अमाल सही है, आपका दिल सही है, आपने रास्ते सही सुने हैं, तो अल्लाह आपको कहीं ना कहीं से रास्ते पे, मंजिल पे पहुंचाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो लोग होते हैं, ये नफरती लोग जो बता दे रहा हूँ, तो ये डरते हैं, अगर इनकी आंख में डाल के बात करोगे तो ये आपसे दूर भागेंगे। एक बात कही थी मैंने गोरखपुर जेल से निकलते वक्त कि डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो, हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो। डॉक्टर कपिल, क्या लगता है गोरखपुर में हराएंगे योगी आदित्यनाथ को? देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी टिकट देती है तो मैं ज़रूर लड़ना चाहूँगा। और जो है, पर यूपी का जो माहौल हो गया है वो ऐसा हो गया है कि इस तरह से पहले जब योगी वर्सेस अखिलेश, इस वन थिंग इज वेरी क्लियर, इज अ बाईपोलर इलेक्शन लाइक अ वेस्ट बंगाल, जैसे ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी था, ऐसे ही अखिलेश वर्सेस योगी हो गया था। और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि अखिलेश जी जो है बहुत आगे हैं। पर अब जो है, जब बीजेपी को लगा कि जो ये नारा इन्होंने दिया था 2022 में योगी, 2024 में मोदी, उस नारे से वो दूर हट गए। उनको जब उन्होंने इवेल्युएशन किया तो पता लगा उनको 50-60 सीट भी नहीं आ रही है, तो उन्होंने योगी को बैक स्टेज में डाल दिया है। अब आप देखिएगा कि माहौल पूरा यूपी का चेंज करके पिछले 2 हफ्ते में मोदी वर्सेस अखिलेश करने की कोशिश की जा रही है। हर पोस्टर, हर स्पीच, हर रैलियों में मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर और कटआउट लगाए जा रहे हैं। और हमें आपको ये मानना पड़ेगा कि मोदी जी का जो टॉल स्टेचर है, एक कल्ट है, ख़ासकर हिंदी बेल्ट में, जो ये मानते हैं कि रामचंद्र जी को मोदी जी छुड़ा के लाए हैं, समझ रहे, माइंड बैंकरप्सी, वो जो रिस्पेक्ट है उसमें थोड़ा सा मोदी जी को एज है। पर कहते हैं कि इलेक्शन जो है 24 घंटे भी जो है बहुत कुछ चेंज कर सकता है। तो अभी तो 2 महीने हैं, तो इंशाल्लाह देखिए कुछ भी हो जाए, योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। डॉक्टर कपिल, जेल की ज़िंदगी के बाद जो ईद आपने छोड़ दी थी, क्योंकि ईद में ही आपकी गिरफ्तारी हुई थी, ईद के बाद फिर आप जेल से आए काफ़ी दिनों बाद, फिर जो अपने अरकान ख़ानदान के साथ आपने ईद मनाई, कैसा आपको महसूस हुआ आपकी अम्मी जान के साथ और अपने घर के बच्चों के साथ? पिछली ईद जो है हम लोगों ने एक साथ मनाई, और ये 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि हम पूरी फैमिली, चारों भाई बहन जो है एक साथ इकट्ठा हुए थे। अम्मी जान थी, उनके वाइफ और उनके बच्चे थे, और अच्छा लगा। इट वाज अ मतलब मोमेंट आई ड्रीम ऑफ, वरना इत्तेफाक ही रहता था, चाहे कभी गोरखपुर में ये कह के कि ये बच्चों के मुलजिम हैं, कभी बहराइच में ये कह के कि ये बच्चों का ज़बरदस्ती इलाज कर रहे हैं, कभी ये कह के अलीगढ़ में जो है इन्होंने स्पीच दी है, कह के हमेशा जो है जेल डाला गया, और मैं अपने ही ईद हो या बकरीद हो घर में मना नहीं पाया। तो आपकी बात सही है कि 5 साल बाद ऐसा माहौल आया कि जब हम सब एक साथ थे, और इसके लिए मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, लोगों को दुआओं जो दी है उसका शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर कपिल, चूँकि हैदराबाद ने आपसे बहुत मोहब्बत की है, हैदराबाद की आवाम आज भी आपसे मोहब्बत करते हैं। अग्री विद यू। हैदराबादियों के लिए आपका क्या पैगाम है? मैं 3 बातें कहना चाहूँगा
कि ये बात तो एकदम बिल्कुल सही है कि जो मेरी आवाज़ जो है पूरी दुनिया तक असल में पहुंचा, ना सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया तक। मुझे इसी टीटीवी के ऑफिस में बैठे हुए 2 साल पहले मैंने इंटरव्यू दिया था और वो लाखों लोगों ने देखा था। तो ना सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया में आवाज़ पहुंचाने में हैदराबाद के लोगों का बहुत योगदान रहा है। जो ये हासिल किया है मैंने, वो लोगों के प्यार की वजह से ही है। 3 बातें मैं कहना चाहता हूँ सबसे इस टीटीवी उर्दू के ज़रिए कि पहला तो आपको अमाल सही होना चाहिए, यानी कि आपका दिल अगर कहता है कि ये चीज़ करनी है तो करिए, और अगर आपका दिल कहता है कि ये नहीं करना है तो मत करिए। मेरी अम्मी जब हम लोग छोटे थे, 6 भाई बहन थे, सबको साथ सुलाती थी, तो एक किस्सा सुनाया करती थी कि एक ज़ईफ़ औरत थी जो 5 वक्ता नमाज़ पढ़ती थी, तिलावत करती थी, रोज़ा रखती थी। एक बार दावत में गई, उन्होंने बिना पूछे किसी से एक तिनका तोड़ लिया क्योंकि उनके दांत में कुछ फंस गया था। उनके इंतकाल के वक्त के बाद उन्हें जब अपने आप को दोज़ख में पाया तो अल्लाह से उन्होंने बहुत गिड़गिड़ाई, रोई कि या अल्लाह पूरी ज़िंदगी आपके इबादत में गुजार दी, नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, किसी से झूठ नहीं बोला, किसी को धोखा नहीं दिया, तो मुझे सज़ा क्यों। तो एक आवाज़ आई कि आपने याद कीजिए उस दिन आप जो हैं, जब आप दावत में गई थी तो जो मेहमान नवाज थे उनसे आपने पूछा नहीं था कि उनका तिनका तोड़ लूँ। तो अम्मी जान इसलिए बताती थी कि बेटा देखो, चोरी जब चाहे छोटी हो वो चोरी होती है, झूठ चाहे छोटा हो वो झूठ ही होता है, गलती जो चाहे छोटी हो वो गलती होती है। तो इस तरह से हमारे दिल में ये बात बचपन से ही बैठा दी थी अम्मी जान ने। तो आपका अमाल सही होना चाहिए। दूसरे, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आज मैं अगर सत्ता के सबसे बड़े पावर से पिछले 5 साल से लड़ा जा रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि एजुकेशन मुझे मिली है। मेरी अम्मी जान ग्रेजुएट उस वक्त की हैं जब लड़कियों को घर से निकलना मना था। मेरी नानी जो है गोरखपुर की पहली मुस्लिम लड़की हैं जिन्होंने हाई स्कूल पास किया था। तो उस बैकग्राउंड से आता हूँ। अम्मी जान जो हैं ने हमेशा एजुकेशन दिया, और मैं मानता हूँ कि कोई भी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन रीढ़ की हड्डी होती है, ख़ासकर लड़कियों की। साइंस भी कहता है, इस्लाम भी कहता है कि 7 साल से पहले जो है बच्चे जो है वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें किसी भी तरीके से आप ढाल लीजिए, और लेकिन 7 साल के बाद वो पक जाते हैं तो आप उनको चेंज नहीं कर सकते। उनकी पर्सनालिटी, अगर वो ज़िद्दी हैं, लड़ाई करते हैं, वो गुस्से वाले हैं, तो वो ऐसे ही पूरी ज़िंदगी रह जाते हैं। तो इसलिए माँ की एजुकेशन, लड़कियों की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आजकल यूपी बिहार में ये आलम हो गया है, आपको बता दूं हसन साहब, कि अगर लड़कियां नाम लिखना सीख जाती हैं तो कह देते हैं कि इनकी एजुकेशन पूरी हो गई, शादी कर दो, और ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी में ये बहुत गलत ट्रेंड है। तीसरी बात मैं सब कह के ये बात कहना चाहता हूँ कि आजकल मैंने देखा है कि 18-20 साल के लड़के भी जो है OCRSS की लैंग्वेज में बोलने लगे हैं, जो कि गलत है। नफ़रत नहीं फैलानी है, मोहब्बत फैलानी है, मोहब्बत भाईचारा से। आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो हक मिले हैं उसको आपको जानकारी होनी चाहिए और आप उससे लड़िए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कफील। नाज़रीन, ये थे जो डॉक्टर कफील खान जो आपसे अपनी ज़िंदगी के हक़ाइक़ से वाकिफ़ करवा रहे थे, लेकिन नफ़रतों के माहौल में उन्होंने मोहब्बत की मिठास घोलने की बात की और ये पैगाम देने की कोशिश की कि उनका जो काम है वह अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। और उन हुक्मरानों के नाम भी ये पैगाम देने की कोशिश की जो इख्तिदार के नाम पर मासूम और कमज़ोर लोगों का इस्तेहसाल करते हैं कि आंधियां जोर दिखाई भी तो क्या होता है, आंधियां जोर दिखाई भी तो क्या होता है, गुल खिलाने का हुनर बाद सबा जानती है। नाज़रीन, इसी के साथ आपके मेहमान डॉक्टर कफील खान और मेज़बान हसन इरफान को दीजिए इजाज़त। आइंदा हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।